हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने प्रेस ब्रीफिंग करी है जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड ड्रग के बारे में जानकारी दी है कि मेंस में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसमें एनालिसिस भी कर पाएंगे कि कोविड 19 पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या पॉइंट्स आपको रखने हैं। तो आज का जो हमारा कोड है वो है COVID, दैट इज कोविड। कोविड को ही कोड रखा गया है, इजी कोड रखा गया है। हमने यहाँ पर जो टेक्निक यूज करी है वो है फर्स्ट वर्ड टेक्निक। और जानते हैं कि सी क्या है। सी है चैलेंजेस और ओ है आवर स्ट्रेंथ। सी में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं वैक्सीन को लेकर, ड्रग्स को लेकर, और वो चैलेंजेस को सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर रही है गवर्नमेंट। ओ में हम ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। यहां पर ये जो सी और ओ है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मेंस के एनालिसिस को, कि आपके मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या आप पुट अप करेंगे पॉइंट्स। तो यहां पर आपको चैलेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि चैलेंजेस वैक्सीन के लिए क्या चैलेंजेस हैं, प्लस मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। जो वैक्सीन इतने बड़ी पॉपुलेशन को आपको मैन्युफैक्चर करनी है फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं और इसके लिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाएंगे। वी पे अगर हम देखें तो वो है, तो यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको टाइप ऑफ वैक्सीन्स के बारे में जानना जरूरी होगा जो कि गवर्नमेंट बता रही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और यहाँ पर आई है इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो आपका इम्यून सिस्टम है और जो ये वायरस है इसके बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप बन रहा है जिसकी वजह से ये डेथ्स होती हैं और कुछ लोग यहाँ पर रिकवरी कर जाते हैं। तो इस चीज का रिलेशनशिप आपको प्रॉपर समझ में आएगा। इसमें ये प्रीलिम्स में भी आपको उस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेंस में भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज फिर डी से हम देखेंगे ड्रग्स एंड डिसीज, इस डिसीज को क्या कैसे तरीके से हैंडल करना है, और ड्रग्स को देखेंगे कि ड्रग्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस समय जब हम कोविड 19 की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हम इसमें एक और चीज भी देखेंगे जो प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि क्यों अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डिसीज में। ओके, सो हम मूव करते हैं। और ये मागा एकेडमी का इनिशिएटिव है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आप उसको इजिली रिवीजन कर सकें। ये मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि रिवीजन आपके न्यूरो चैनल्स को एक्टिवेट करता है और आपको हर एक जो टास्क होता है उसको आपके लिए बहुत सिंपल कर देता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन लेंगे और रिवीजन बार बार करेंगे तो आप उसको जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके प्रीलिम्स में एरर कम होंगे, अच्छा रिकॉल होगा। और अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस में आपका जो आंसर करने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग चलिए आगे मूव करते हैं। पॉइंट सी को लेते हैं कि क्या चैलेंजेस ऐसे हैं गवर्नमेंट के सामने जो वैक्सीन से रिलेटेड हैं। और आप जानते हैं कि सारा देश वैक्सीन का इंतजार कर रहा है इस समय कि कोई ना कोई वैक्सीन अभी समय अवेलेबल हो जाए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कोई नई वैक्सीन आ जाए। यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग करी है के विजय राघवन जी ने, वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, वो ये बोलते हैं कि किसी भी वैक्सीन का बनने के लिए 10 साल का एक टाइम होता है जब वो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती है और उसकी क्वालिटी ये सब चेक होके जब एक वैक्सीन प्रॉपर आती है मार्केट में तो उसे 10 साल का टाइम लगता है। लेकिन अगर हमें उसे 1 साल के अंदर बनाना है तो हमारे सामने चैलेंजेस हैं कि हमें एक वैक्सीन नहीं बल्कि बहुत सी वैक्सीन पे काम करना पड़ेगा। इसको वो टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि आप बहुत सारी वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, करीबन 100 से ऊपर वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहां पर जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट एक वैक्सीन पे, 2 वैक्सीन पे, 3 वैक्सीन पे नहीं बल्कि 100 टू अबव पे इन्वेस्ट कर रही है। तो यहां पर जो कॉस्ट का फैक्टर है, सी फॉर कॉस्ट, जो फर्स्ट चैलेंज है वो है सी फॉर कॉस्ट। तो यहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है।
यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो के राघवन जी ये भी बोलते हैं कि जो नॉर्मली जो वैक्सीन होती है वो 200 मिलियन डॉलर्स में हो जाती है, लेकिन अब जो कॉस्ट आएगी वो 2 बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। प्लस दूसरा जो पॉइंट है, सी फॉर कंपनीज रिस्क मिटिगेशन। जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहां पर लगी हुई है वो 32 अराउंड कंपनीज हैं, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है। ये 30 अराउंड जो कंपनीज हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार लगी हुई हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सभी लोग अपने अपने वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, किसी की फेल होगी, किसी की पास होगी, किसी की अगली स्टेज में जाएगी, किसी की नहीं जाएगी। तो इस तरीके से जो जितनी ज्यादा स्टेजेस ऊपर चलता जाएगा, जैसे कोई वैक्सीन है वो लगातार अपने फेजेस को, स्टेजेस को क्लियर करते करते ऊपर बढ़ती जा रही है, क्लियरेंस के पास पहुंचती जा रही है। तो कंपनी क्या करती हैं, धीरे धीरे अपनी स्टॉक पाइलिंग करती जाती हैं। अगर उन्हें लगने लगता है कि ये हमारी जो वैक्सीन है ये ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी ऊपर तक, तो वो स्टॉक पाइलिंग कर देती है। और लास्ट स्टेज में अगर वो वैक्सीन फेल हो जाती है तो वो पूरा का पूरा स्टॉक आपका बर्बाद जाने वाला है। तो आपको इसके लिए जो सॉल्यूशन गवर्नमेंट यहाँ पर देती है वो है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या होता है कि अगर जैसे कि कोलैबोरेशन टाइप का होता है ये किसी और कंपनी से, जैसे कोई और कंपनी 2 वैक्सीन पे काम कर रही है, हम 2 वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, हमारी भी अच्छी रिसर्च प्रोग्रेस कर रही है, और एट लास्ट अगर हमारी कोई फेल हो जाती है वैक्सीन, हमने स्टॉक पाइल कर लिया है, इतना इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन वो फेल हो जाती है, तो उसके एवज में हमें, उसके रिटर्न में हमें स्वैप मिल जाएगा। और जो वैक्सीन उनकी पास हुई है, पास कर गई है, क्वालिटी, सारे क्वालिटी चेक को पास कर गई है, तो वो हमको दे देंगे, और हमारी स्टॉक का एक जो वेस्ट हुआ है वो, उसका वेस्टेज हमारे लिए इतना नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक नया स्टॉक आ गया। अगर उनका फेल हो जाता है तो सेम हम उनको भी शेयर कर लेंगे, इस चीज में स्वैप कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तीसरा जो है वो है कोलैबोरेशन। ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। में जो बोला गया है इसमें 3 तरह की कोलैबोरेशन के बारे में बोला गया है कि हमारे जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। जो हमारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। 30 कंपनीज, 30 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोलैबोरेट करी हुई हैं आपस में, सब मिल गए हैं, एक साथ आ गए हैं, और सारों जो एक दूसरे में कोलैबोरेशन हो गया है। प्लस हमने ऐसी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया है जो हमसे आगे चल रही हैं रिसर्च में। इंडिया उनके पीछे है, वो आगे चल रहे हैं। तो अगर वो पहले पहुंच जाते हैं वैक्सीन बना लेते हैं तो हमें फायदा होगा। और हम ऐसे भी लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं जो हमसे रिसर्च में पीछे चल रही हैं। तो उससे ये होगा कि अगर हमने बना ली तो हम उनको एज अ मार्केट सप्लाई कर पाएंगे, उनको वैक्सीन दे पाएंगे। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव में यहाँ पर सोच के, तो ये कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। प्लस इसमें जो एक मेजर चैलेंज है जो यहाँ पर समझ में आता है वो ये है कि चॉइस क्या है। क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको एक पेशेंस रखने के लिए भी बोला गया है। पेशेंस की एक फीलिंग आती है कि आप पेशेंस रखिए, क्योंकि जो वैक्सीन दी जाती हैं वो उन लोगों को दी जाती हैं जिनको बीमारी नहीं है। कोविड वायरस से वो अभी बीमार नहीं हुए हैं, डिसीज उनको नहीं हुई है, उन लोगों को दी जाएगी। तो इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो गवर्नमेंट के पास चॉइस, उसे बहुत ही बैलेंस्ड चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो हमें सूट करेगी। प्लस गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि सभी को वैक्सीन अवेलेबल कराई जाएगी जिनको ये कोविड वायरस नहीं हुआ है, क्योंकि बीमार व्यक्ति को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। ये प्रीलिम्स का फैक्ट बनता है। तो जो लोगों को बीमारी नहीं हुई है उनको जो वैक्सीन दी जाएगी वो सभी को दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चॉइस गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। तो वो लोग ज्यादा वर्नेबल हैं मॉर्टेलिटी के लिए, डेथ के लिए, तो ऐसे लोगों को पहले दी जाएगी ताकि डेथ ताकि ये लोग बच जाएं, पहले बच जाएं, क्योंकि वर्नेबल है। तो यहाँ पर एक इक्विटी का सवाल भी आ जाता है कि भाई आप है ना एक चॉइसेस भी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि पहले किसको वैक्सीन दी जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है कि एकदम वैक्सीन अगर मार्केट में आ जाए तो आपको एकदम नहीं करना है कि गवर्नमेंट दे क्यों नहीं रही, एकदम लेके नहीं आ रही वैक्सीन, ये भी नहीं सोचना है। प्लस आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो लोग वनरेबल हैं उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट को चॉइसेस देनी पड़ेंगी। तो ये सब चैलेंजेस हैं।
हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है अवर स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो कुछ फैक्ट्स बोले गए हैं अवर स्ट्रेंथ में, जो आप अपने मेंस के आंसर में, इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं। वो ये है कि पहला, मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है फार्मा की, वो बहुत बड़ी है। उसके लिए दो फैक्ट्स यहां पर बोले गए हैं कि हमारी फार्मा जो है, इंडिया की फार्मा ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है उसको, फार्मा ऑफ वर्ल्ड। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो ये बोलते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा वैक्सीन ले रहा है, तो अगर 3 वैक्सीन जा रही हैं तो उसमें से 2 जो है वो इंडिया में बनी हुई है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जेनरिक दवाइयों का बेस हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। स्ट्रेंथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जेनरिक दवाइयों की, वैक्सीन की, हर चीज में हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बोले जाते हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। साइंटिफिक बेस हमारा, फोर्थ पॉइंट ये है कि साइंटिफिक बेस हमारा बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग भी है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि CSIR, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल एकेडमिक्स, ये सारे मिलके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये वैक्सीन बनाने के काम में लगे हुए हैं, ये हमारा साइंटिफिक बेस बहुत ही बड़ा है और हमारे लिए ये वैक्सीन बनाने के काम में लगातार लगे हुए हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें वी पे। वी जो है वो वैक्सीन को शो करता है कि वैक्सीन कितने तरीके की होती हैं, और ये प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए बनता है। और यहाँ पर वैक्सीन जो हैं वो 4 तरीके की बताई गई हैं। इसमें है mRNA, जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वायरस का कोई प्रोटीन हम लेते हैं और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि उस प्रोटीन को डिटेक्ट करके हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करे उस प्रोटीन को, और वहां पर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए। दूसरा जो वैक्सीन होती है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन बोलते हैं, जिसका होता है कि वीक, उसमें जो वायरस का एक वीक वर्जन, मतलब कि वायरस खुद ब खुद है लेकिन वो वीक स्टेज में है, वीक वर्जन है उसका, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि रोटा वायरस की वैक्सीन में ये किया जाता है। तो स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब कि वायरस को आप खुद यूज कर रहे हो। पहले वाले में आप प्रोटीन को डाल रहे थे वायरस के, और यहां पर आप वायरस को खुद ही वीक करके डाल रहे हो। और तीसरा जो है कि आप एक दूसरे वायरस को लेते हो और उसकी बैकबोन में या फिर उसके साथ आप इसके प्रोटीन को अटैच करते हो, इस वायरस के प्रोटीन को अटैच कर देते हो और उसको इंजेक्ट करते हो। तो मतलब कि वायरस दूसरा है और प्रोटीन वही हमारे कोविड वायरस का है। फिर चौथा तरीका है कि आप प्रोटीन वायरस से नहीं लिया है, प्रोटीन आपने लैब में बना लिया है। चौथा जो है उसमें जो एक यूनिक पॉइंट है वो ये है कि प्रोटीन आपने लैब में बनाया है और एक स्टिमुलस के थ्रू आपने उसको बॉडी में इंजेक्ट किया है और उसको इम्यूनिटी डेवलप करा दी है। तो ये 4 तरीके के वैक्सीन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि के विजय राघवन जी ने करी थी। तो यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं आई पे। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो लेट रिस्पॉन्स करता है, और वायरस जो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो है वो हमारे सेल्स के अंदर जो सेल्स की मशीनरी को यूज करता है। तो वायरस के रेप्लिकेट होने की, वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, वो अपने आप को नंबर्स में बढ़ा लेगा, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, हर सेल में वो प्रेजेंट हो जाएगा, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लेट रिस्पॉन्स करेगा। तो हम लोग हमारी जो बॉडी है वो हार जाएगी वायरस के सामने, क्योंकि वायरस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और इम्यूनिटी हमारी स्लो रिस्पॉन्स करी। तो यहाँ पर ये डेंजर सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप कई प्रोसेस है, जैसे कि योगा। मैं बहुत अच्छा योगा को मानता हूँ कि योगा इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इम्यूनिटी एक्टिव है तो वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगी, वायरस की पॉपुलेशन को इतना बढ़ने नहीं देगी। तो ये एक इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे।
फिर हम डी पे मूव करते हैं कि ड्रग्स जो हैं वो भी यूज हो रहे हैं, कुछ जो पुराने ड्रग्स हैं और कुछ नए ड्रग्स बनने के लिए हो रहे हैं। तो पुराने ड्रग्स को हम समझते हैं जो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हम इस बीमारी को अटैक करने के इस बीमारी पर अटैक करने के लिए हम ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। तो जो ओल्ड ड्रग्स है उनको अगर हम इस बीमारी के लिए यूज कर रहे हैं तो इस वर्ड को इन्होंने बोला गया है रीपर्पजिंग। तो मैं यहां पर एक आपको कोड देना चाहता हूं, कोड के थ्रू आपको ड्रग्स का अच्छे से याद हो जाएगा। डी फॉर डिवाइड, आर फॉर रेप्लिकेट। अब इसका मतलब आप समझिए कि ड्रग का काम होता है कि वो उसको जो वायरस है वो जल्दी जल्दी डिवाइड होता है और जल्दी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ाता है, जल्दी जल्दी वो रेप्लिकेट करता है। तो ड्रग का काम है कि ये डिवीजन और रेप्लिकेशन जो है इसको वो रोके, उसको बढ़ने ना दे, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने ना दे। इसलिए यहां पर आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि यहां पे आपका डायग्नोस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगर जैसे ही और आपका एक अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है कि आपको जैसे ही सिम्टम्स नजर आते हैं, आपको फीवर आता है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सीरियस लीजिए और जल्दी से जल्दी इसका टेस्ट कराइए, ताकि आपका जो वायरस है वो ड्रग्स के फिर हम उसे अटैक करें ड्रग्स से और उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं पाए। अगर एक बार पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, आप उसे डिले कर देंगे, आप उसे छुपाएंगे, तो आपके लिए ये फैटल हो सकता है, आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यहां पर फिर जो आप आगे बढ़े तो ड्रग्स का काम सबसे पहले ये है कि डिवाइड और रेप्लिकेट होने से वायरस को रोके। फिर यू से आप क्या करेंगे, यूनिक पार्ट। ड्रग जो है वो क्यों बनना मुश्किल है या फिर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता वायरस के अगेंस्ट, क्योंकि एक यूनिक पार्ट पे उसको अटैक करना है। सेल के अंदर भी वायरस जिस पार्ट पे है उसको ड्रग को बिना सेल को नुकसान पहुंचाए, ह्यूमन के सेल को बिना नुकसान पहुंचाए, उस यूनिक पार्ट को फोकस करके पार्ट पे अटैक करना है। तो ये अटैक ओनली टू द वायरस। फिर जो एस है, जी को यहां पर हटा दें तो एस से देखें तो ड्रग्स का एक इंपॉर्टेंट रोल भी है कि अगर आपकी बीमारी ठीक हो गई तो बाद के जो सिम्टम्स आते हैं, बाद की जो सिम्टम्स आते हैं उनको भी ड्रग्स, वो उसको टैकल करने के लिए भी ड्रग्स जो हैं कुछ अवेलेबल हैं जो बहुत ही अच्छे यूजफुल हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।